नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। अशोक भाई को जो कहते हैं ये सबको गर्मी देते थे, आज इनको सर्दी लग गई थी और वो पूरे देश में जो वायरल है उस वो बीमारी वाला वायरल इनको हो गया था, तो इसलिए हम लोग बुध को नहीं मिल पाए। अशोक भाई, एक आज मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया, एक तो उनके भाषण की क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी, लंबाई कितनी थी, तो लंबाई तो कम हो गई थी पिछले 3-4 साल के मुकाबले। तो वैसे ही था और मोदी जी के भाषण से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे एक चीज अजीब सी लगी कि उन्होंने जब 2047, तो बहुत दिनों से बेच रहे हैं कि 2047 में ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, सता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुझे बात लगी कि वो आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो क्या दिमागी नक्सल और ये नक्सल, अब वो कुछ लोग कह रहे हैं वो इन बच्चों को कह रहे थे दिमागी नक्सल, कुछ लोग कह रहे हैं पुराने को भी कह रहे हैं दिमागी नक्सल। कहना क्या चाहते हैं, डराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज ओवरऑल उस भाषण से मोदी जी अपनी जो भी उनकी इमेज को धक्का लगा था उसको बजाय और समेटने के, मुझे तो लगा है कि और उन्होंने उसको खराब किया। अशोक भाई। नहीं, उन्होंने ये बता दिया कि मैं अब वाकई मेरी मानसिक स्थिति भी ऐसी हो गई है कि मुझे अब जाना चाहिए। ये बता दिया उन्होंने। मुझे लगता है मोदी जी को लगता है कि हर 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे नई-नई पग बांध के आएँगे तो एक नया वर्जन आएगा। प्रॉब्लम है ये पुरानी दारू नई बोतल में कब तक झेलेगा देश? क्योंकि 2013 से जो झूठ बोलना शुरू कर दिया लाल किले के प्राचीर से, अब मुझे लगता है कोई नदी का जल इसको पवित्र नहीं कर पाएगा। इतना झूठ 13 बार इस पे हो चुका है 2026 तक, 13वीं बार बोले वो। झूठ ही झूठ बोले। कुल 72 मिनट बोले, 72 मिनट में इस बार सबसे ज्यादा जो कोस मतलब उनके मुंह से जो निकल रहा था युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। ये युवा शक्ति जो निकल रहा था, ये वो जेनजी का डर है, जो मन के भीतर इतना घनघोर रूप से बैठा हुआ है कि जो अब निकल नहीं पा रहा है। ना उगलते जा रहा है, ना निकलते जा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई इनकी। तो अब ये बच्चों के भविष्य को लेके और बच्चे मेरे बच्चे और मैं ये कर रहा हूँ, इतनी हमने तरक्की की, इतने जगह टॉयलेट और ये और वो, और हम बड़ी विश्व की 2047 में जिस देश की आबादी 70% आबादी जिस देश की सरकार के मुफ्त पे दिए हुए अनाज पे जी रही हो, उस देश के मुखिया को विकास ये शब्द मुंह से निकालना बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, ये मैं मानता हूं। और ये मैंने नहीं कहा, ये स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि यदि 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों को नहीं दूंगा तो ये भूखे सोएंगे रात को। जिस देश पे कर्जा किसी के टेन्योर में 5 गुना बढ़ गया हो, उस आदमी को विकास की बात नहीं करनी चाहिए। जिस आदमी ने इस देश की एमएसएमई को बर्बाद किया हो, उस आदमी को एमएसएमई को क्वालिटी का ज्ञान देना नहीं चाहिए। पहले अपने आचरण में क्वालिटी लाओ मोदी जी, अपने जबान में क्वालिटी लाओ। आपकी जबान का कोई भरोसा नहीं। पहले कहते थे कि लोग बहुत दूर की बात कहते हैं, हम दूर की नहीं, हमारे सामने ही देखना चाहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो मोदी कहां गए जो लाल किले के प्राचीर पे 2047 का सपना दिखा रहे हैं? कहां? 2047 को कौन रहेगा? क्योंकि इनको ये पता पड़ गया है कि देश जग गया है। देश को हम तुरंत अगले साल वाला सपना दिखाएंगे तो तुरंत लोग पूछना शुरू कर देंगे, बता क्या हुआ। तो इतना लंबा दे दो ना, हम रहेंगे ना ये रहेंगे पूछने वाले, और जो रहेंगे वो भुगतेंगे अपने क्या बाप का जा रहा है। इस तर्ज पे बात करते हैं। ये देश का जी टोटल बजट का 2.5% सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा हो रहा होगा, टोटल बजट का 2.5%। ऐसे दयनीय स्थिति में जिसका एजुकेशन के ऊपर फोकस हो, वो देश कहां तरक्की करेगा? जो 75 साल के बाद बच्चों को छत नहीं दे पाया, मिड डे मील के नाम पे कहीं नमक पूड़ी तो कहीं नमक रोटी,
कहीं सिर्फ जला हुआ चावल ये परोसा जा रहा है। आप ढोकला, खाकरा, खिचड़ी खा के आनंदित है मिस्टर महाशय। देश के अभिभावक है आप। आपने कहा 240 मेरा परिवार है, उस परिवार पूछता है 140 करोड़ का आज। कहाँ है हमारा मुखिया? कहाँ गया है? जी बरसात होते से ही बच्चों का स्कूल जाना एक कसरत हो जाता है। थक गए वीडियो देख देख के कि बच्चे पानी में जा रहे हैं, कोई रस्सी पे टंग के जा रहे हैं, कोई जुगाड़ से जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टॉयलेट नहीं है। क्या पैरामीटर है देश के? 25 से 30% स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। बताइए आप। अरे प्रधानमंत्री तरक्की की बात करता है। मैं हमेशा कहता हूं मंगलयान हो गया, बुलेट ट्रेन हो गई, ये चीजें आनंद जी ऑर्नामेंटल है। जैसे कभी शादी होती है तो घर की महिलाएं पूरी पूरी बन ठन के जाती है, सारी गहने पहन के जाती है। इसका मतलब 24/7 घर में कोई गहने पहन के नहीं रहता। वो सिर्फ सीरियल में रहता है टेलीविजन के। 24/7 गहने ही पहन के रहते हैं और बड़ी बड़ी साड़ियां। आम जिंदगी अलग है। भारत की जिंदगी क्या है? भारत की स्कूल के लिए टीचर मांगते हुए बच्चे। मैं गढ़चिरौली था आनंद जी, आश्रम स्कूल है, गवर्नमेंट फंडेड, 100% ग्रांट गवर्नमेंट देती है। आश्रम स्कूल के नॉर्म्स है कि बच्चे वहां रेसिडेंशियल पढ़ते, वहां पढ़ते हैं, हॉस्टल रहता है उनका। हॉस्टल में कॉट होना चाहिए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा देती है। ये पॉलिटिशियन स्कूल चलाते हैं वो। गढ़चिरौली के एक स्कूल में, मतलब उसी जिले के एक 30-40 किलोमीटर दूर, बच्चों को एक ही कमरे में ठूस के सुलवा दिया। ओ एक सांप कमरे में घुस गया, 5 बच्ची को काटा, 3 बच्ची वहीं मर गई, एक बिल्कुल नागपुर में जीने और मरने के बीच में झूल रही है। स्कूल कौन चलाता है? गढ़चिरौली का कांग्रेस का अध्यक्ष। मैंने बोला चलो कांग्रेस का है, कम से कम एक्शन तो होगी, लेकिन एक्शन नहीं के बराबर। क्यों? कि उसका जीजा बीजेपी का विधायक है वहां से, वो खड़ा हो गया था उसको बचाने। और रोड नहीं है, स्कूल जाने के लिए रोड नहीं है, स्कूल गए तो छत नहीं है, छत है तो टीचर नहीं है। ये मतलब समझ में नहीं आता किस भारत को देख के आता है ये आदमी। क्या सिर्फ अडानी के घर और अंबानी के घर जाके चाय पी के आता और बड़ा डाइनिंग टेबल देख के खुश होता है कि देश ने तरक्की कर ली है? यदि देश तरक्की कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, तो इस देश के लाखों बच्चे रास्ते पे क्यों थे? यदि इस देश ने तरक्की की होगी तो बच्चा क्या मांग रहा था? बच्चे क्लीन एग्जाम सिस्टम मांग रहे हैं या पेपर लीक ना हो। इसके लिए बच्चों पे आपने पेरेड गन चलवाए, करंट वाले बैटन लगवाए। बच्चे कोई अपने लिए मैं शूज नहीं मांग रहे थे, बच्चा एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मांग रहे हैं। जी आप बच्चों पे बोलते मैं हो, आप कहते हो अर्बन नक्सल है इस देश में। सवाल पूछने वाले अर्बन नक्सल, हाँ हम है अर्बन नक्सल, आनंद जी भी है अर्बन नक्सल, मैं भी हूं अर्बन नक्सल। यदि देश के संविधान के लिए सवाल पूछना अर्बन नक्सल है तो है, लोकतंत्र के लिए लड़ना है तो है, आपके कुकर्मों पे सवाल पूछना है तो है, आपके फिजूल खर्चों पे उंगली उठाना है तो है, आपके हिंदू जी मुस्लिम करने पे सवाल उठाना वाले है तो है। आपको अथॉरिटी नहीं देते हम क्या आप हमको अर्बन नक्सल कहें? और देश की एकता और अखंडता रखने के लिए यदि अर्बन नक्सल बनना होगा तो बनेंगे, 10 बार बनेंगे। जी नक्सल तो आप हो जिन्होंने बच्चों पे, निहत्थे बच्चों पे पैलेट गन चलाए। कौन है आतंकी? जी कौन है अतिरेकी?
हमने इतने एयरपोर्ट बनवाए। आप पूछिए, आप ही के यूपी के बताइए कितने एयरपोर्ट बन पड़े हैं। कई एयरपोर्ट करोड़ों रुपए का खर्चा हो के वहां पे एक प्लेन भी नहीं उतरा है। गिनवाने के लिए हमने इतने स्कूल, पहले इतनी यूनिवर्सिटी थी, अभी इतनी यूनिवर्सिटी हो गई है। पहले इतनी मेडिकल सीट्स थी, अभी इतनी मेडिकल सीट्स हो गई है। लेकिन उस मेडिकल को जाने के लिए नीट की एग्जाम भी होती है। कितनी आप एग्जाम फुल प्रूफ कर पा रहे हैं आप तक? जी। कोई अच्छा। अपने खुद के आंकड़े उठा के दिखिए इनके। जी। कितने स्कूल बंद हो गए? ये अचीवमेंट है आपको 80 साल में। 80 साल में यदि बच्चे स्कूल के लिए टीचर मांगे तो ये आपके लिए इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती। और बार बार बिल फाड़ोगे कांग्रेस के नाम पे कि इतने साल सरकार में रहे कुछ नहीं किया और 2014 से मुझे ही करना पड़ा। अरे कम से कम इतना तो भूलते नहीं कि अटल जी ने भी समय सरकारी चलाई है। अटल जी के भी सरकार में काम हुआ है। कम से कम जिनकी उंगली पकड़ के राजनीति में आए हैं, कम से कम उनको तो क्रेडिट दो कि उनका भी क्रेडिट खा जाओगे। यदि पुराने सरकारों ने कुछ किया नहीं होता तो बेचते क्या आप अपने प्रिय अमित अडानी को? जो देश बेच रहे हो ये पुराने लोग हैं, पुराने लोगों की कमाई है। कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं, कोई। अरे आज बोलते कि इस देश के युवाओं के अनुरूप सरकार काम नहीं कर पा रही, मैं माफी चाहता हूं, मैं प्रयास करूंगा। पूरा देश खुल के माफी मांगता है। ये देश बड़े दिल का है। तुम्हारा सिर्फ सीना 56 इंच का है, दिल है नहीं। या सीना कितना भी छोटा हो, दिल बहुत बड़ा है इस देशवासियों का। एक झटके में माफ कर देते आपको। जी। मैं अशोक भाई, एक और चीज इसलिए जरूरी है उस पर बात करना। ये मानसून सत्र जिस तरह से सत्रावसान हुआ, ये लोग 20-21 दिन तक आए नहीं और अंतिम दिन जो आए, तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो सत्र क्यों बुलाया गया। आने के साथ ही 1 सेकंड के अंदर वंदे मातरम, और आप फिर से वीडियो चला के देखिए, अभी सब लोग बैठे भी नहीं थे कि ओम बिरला ने कहा कि सत्रावसान, मतलब अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे। आज मैं फिर देख रहा था सत्रावसान क्या करना है, और मोदी जी पूरे टाइम आंख बंद किए रहे, मुझे अमित शाह बताइए पूरे ना, टाइम। जी। किस किस बात के लोकतंत्र की बात करता है 15 अगस्त को ये आदमी? जो आदमी अपने जवाबदेही से पार्लियामेंट से भागता है और प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं। पगड़ी के रंग बदलने से किस्मतें नहीं बदलती देश की। देश की किस्मत बदलती है अच्छे जननायक जब उस पर राज करते हैं, वो उनके सामने लीड करते हैं उसको। क्या है लीडरशिप हमारी? हिंदू मुसलमान करने वाली, झूठ बोलने वाली, धर्म की अफीम चटाने वाली। एक मैंने बड़ा, किसी ने, नेहा सिंह ने शायद वो ट्वीट किया था, स्कूल के बच्चे कावड़ लेके, स्कूल यूनिफॉर्म में एक लाइन में कावड़ लेके चल रहे हैं और एआई की बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बच्चों को 1857 के समय लेके जा रहे हो पीछे। ये है आपका किसान भाइयों के लिए। क्या किया किसान भाइयों के लिए? यूरिया इतने हजार का मैं इतने में दे रहा हूं। अरे क्या एहसान कर रहा है? और कौन सा घर से पैसा दे रहा है सब्सिडी का? हमारी टैक्स पैसे से पैसा है। किसानों को सब्सिडी देने वाली मीटिंग की जो चाय है वो भी हमारे पैसे से होती है। घर से, गुजरात से कहीं कोई अपने घर से दूध लेके नहीं आता चाय के लिए। मध्य प्रदेश में क्यों किसान रास्ते पे उतरे थे अभी 15 दिन पहले? यूरिया नहीं मिल रहा था, मूंग को रेट नहीं मिल रहा था, एमएसपी नहीं दे पा रहे थे। बगैर रास्ते पे उतरे, बगैर आपको आक्रामक हुए यदि आपकी मांग मांगी नहीं जाती तो इसका मतलब ये बहेरी सरकार है। जब तक इस सरकार को जूता नहीं पड़ता तब तक ये मुंह नहीं खोलते, ये गूंगी सरकार है। इन्हें अपने छवि के सिवाय जीवन में कुछ नहीं दिखता, ये अंधी सरकार है। इतिहास है नहीं इनका। वर्तमान 0 बटा सन्नाटा, इसलिए भविष्य का लॉलीपॉप देते हैं। जिसके पास वर्तमान में बहुत कुछ करने का है और किया होता
तो भविष्य का लॉलीपॉप नहीं देता। उसको पता है लोग क्या सोचेंगे कि इसके हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वर्तमान में हमारी नैया उसने पार करवाई है। महंगाई की मार भयानक पड़ी हुई है देश में। ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो रोड के नाम पे कीचड़ ही कीचड़ है। जी जी। तो कुल ये मिलाकर इन मतलब आप, अच्छा आपको क्या लगता है, जो सवाल पूछे बोले अब अर्बन नक्सलों से हमको सावधान रहना होगा। अर्बन नक्सलों से नहीं, पूरे देश को बस आपसे सावधान रहना होगा कि आप क्या झूठ परोसोगे, किसमें बीच में झगड़े लगवा दोगे। जिसकी सरकार बैसाखियों पे टिकी हो, जिसकी राजनीति तोड़फोड़ और जोड़ की हो, वो आदमी भारत को ज्ञान दे रहा है लाल किले के प्राचीर से। कोई देश के कोई गंगा भी वो पाप नहीं धुलवा पाई, इतना पाप उस लाल किले से हुआ है आज। और फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। अब हमारी तूती बोल रही है, अरे एक तेजस आपने बनवाया था वो भी जाके क्रैश हो गया। एयरपोर्ट चीफ कहता है कि हमको तेजस टाइम पे नहीं मिल रहा है और हमको बहुत डिले हो रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सैनिक हमारे लड़ रहे हैं, सैल्यूट करता हूं मैं उनको। टेक्नोलॉजी के नाम से प्लेन खरीद के लाते तो कोड वर्ड नहीं मिलता, ब्रह्मोस अपने लोड नहीं हो पाते राइफल पे। बातें बड़ी बड़ी करवा लो इस आदमी से। विदेश नीति फेल, अर्थनीति फेल। बोले इतने सालों से यहां एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, तुम्हारी एजुकेशन पॉलिसी रास्ते पे ले आई बच्चों को। इसका मतलब जो थी वो एजुकेशन पॉलिसी थी। नया करने के चक्कर में आपने पुराना बर्बाद कर दिया, और नया करने की तो औकात है नहीं। एजुकेशन पॉलिसी के लिए खुद एजुकेटेड भी होना बहुत जरूरी है। मैं पहली बार मैंने मैं देखा कि न्यायपालिका को डिफेंड कर रहे थे लाल किले से, कि हमारी न्यायपालिका का योगदान है। न्यायपालिका का योगदान मोदी जी सिर्फ आपको सत्ता में बिठाने का है। इस देश के जनता को कोई अब न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं है। उसकी उपेक्षा होती है, ये मालूम है उसे। 27 लाख मतदाता बंगाल में मतदान से वंचित रहे, और न्यायाधीश कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कि अगली बार चुनाव में वोट डाल देना। वाह, एक कावड़ यात्रा थी क्या? इस बार कावड़ यात्रा खत्म हो गई तो चलो अगली बार डाल देना जल जी। ये सीरियसनेस है न्यायपालिका की। बच्चों पे बर्बरतापूर्वक व्यवहार होता है और आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं देखने का वीडियो। अशोक भाई, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उस पे भी एक मिनट कर लूं। ये जो नलसार में हुआ बच्चों ने जो किया, मतलब ये अद्भुत है। और मुझे जो सबसे बड़ी उम्मीद है कि ये बच्चे अब अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, और ये तुरंत ये नहीं है कि आपने क्यों किया, पद की गर्मा अरमा कुछ नहीं। उन्होंने सिरे से कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो मनन मिश्रा ने किया, मैं उन दोनों इंसिडेंट पे आपकी एक टिप्पणी जा रहा हूं। देखिए, अब जवाबदेही होगी। न्यायपालिका भी अपने आप को खुला सांड समझ के नहीं घूम सकती, चाहे जिसको सिंह मारो। हम कस्टोडियन है, तुम्हारे कंधे पे संविधान रखा है, इसका मतलब तुम मालिक नहीं हो गए संविधान के। और संविधान की परिभाषा जन कल्याण के लिए करनी होगी, चंद सत्ताधीशों के कल्याण के लिए नहीं। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिलता, ये सरकार को नोटिस देने के बजाय आप उन्हें कॉकरोच कहते हो, और बार बार कहते हो कि मेरे को मिसकोट किया गया। क्या मिसकोट किया गया? मैं सूर्यकांत जी को चाय लेने देता हूं, इन्हीं आनंद जी को परमिशन लेकर। पब्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आके बताए हमको कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, उसके मायने क्या है, और वो वीडियो दिखाए, बताएंगे कि ये आपने कहा था और इसके मायने क्या थे। आके बताएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जब ज्यादा गले में बात आ जाती तो बोलते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऐसा कैसा आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करेंगे कोर्ट? आपका फ्रस्ट्रेशन आप बेरोजगारों पे निकालोगे? जिनको सहानुभूति चाहिए उनको आपने क्रोध दिलवा दिया। उसके बाद बर्बरतापूर्ण जो पुलिस ने व्यवहार किया, जब आपके सामने एप्लीकेशन आई तो आपने कहा कि मेरे पास देखने का टाइम नहीं है वीडियो।
और बाकी जगह आप सिर्फ कोई एक एप्लीकेशन एक मेंशन करता है, सिर्फ कोई एक, अब भी एक केस हुआ जिसमें सिर्फ मेंशन हुआ, उस मेंशन पे आपने तुरंत एक्शन कर दिया। नहीं, क्योंकि और ये यहाँ पे जान आपने कहा बचानी कि थी, रिट नहीं आई थी मेरे पास अपनी, ये इसको अपनी सुओ जान मोटो लेना बचानी थी। चाहिए था। ये बर्बरतापूर्ण पेलेट गन का बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए था। और ये जब बात बाहर जाती है तो इनके पास एक बहुत बढ़िया सही कारण है। मंत्रालय का भ्रष्टाचार बाहर आ जाता है, मंत्रालय में पत्रकारों को एंट्री मत दो। अपनी टिप्पणियां बाहर जाती है और बाद में यही आपके सामने खड़ी करवाते हैं लोग वीडियो के द्वारा। तुरंत कह दिया उन्होंने कि नहीं, अभी ये टेलीकास्ट जो भी है इसका जो लाइव है वो कोई लाइव नहीं करेगा, कोई दिखाएगा नहीं किसी को बगैर हमारे परमिशन के। क्यों भाई, क्या गलत करते हैं? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि आपको कोर्ट किया तो आप उनको नोटिस दे दीजिए, बंद करवा दीजिए, उसको जेल में डालिए, कंटेम्प्ट कोर्ट में बुलवा लीजिए। पूरे आपके खिलाफ एक न्यायपालिका भ्रष्ट है, एक पैराग्राफ छप दिया तो आपने किताबें बदल दी, पैनल पे एक्शन हो गया, पूरा एनसीईआरटी भाग रहा था इधर से उधर, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जुडिशरी में भ्रष्टाचार होता है। वर्मा जी के यहाँ के जो बंडल मिले थे वो कोई ऊपर से टपके नहीं थे, तो वो भी नॉन बायोलॉजिकल थे, पता नहीं। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आती है न्यायपालिका से। तो इसके बावजूद जब हुआ तो लोग पूछेंगे ना, यदि आपने, कई लोग कहते हैं, इसमें दो मत है आनंद जी। कुछ लोगों का कहना है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की एक गरिमा होती है, आपने मना करके उस पद की अपमानना किया। उस पद का मान तब रहता है जब उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उस पद की गरिमा के अनुसार काम करे। कल दाऊद इब्राहिम को यदि मैंने यहाँ पे किसी गृह मंत्री बना दिया, या दाऊद इब्राहिम को मैंने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, तो मैं कभी जीवन में उस पद की मैं गरिमा नहीं रखूंगा। दाऊद इब्राहिम यदि उस पद पर बैठा हो तो, मैं दाऊद नहीं कह रहा हूं, मैं पहले क्लियर कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ये दाऊद इब्राहिम सबको समझ में आता है। मैं एक गैंगस्टर की बात कर रहा हूं, कोई और नाम लूंगा तो उसको बताना पड़ेगा कि ये कितना भ्रष्ट है, बताने के लिए। तो अपने आप को उस पद के अनुरूप ढालिए, उस पद की गरिमा के अनुसार काम करिएगा। भाई भतीजों को, पार्टी के स्पोक्सपर्सन को जब आप लोग हाई कोर्ट में जज बनाएंगे और उसके बाद आप अपेक्षा रखेंगे कि आपका सम्मान हो। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, महिला वहां जज बनती है हाई कोर्ट में मुंबई के, और आप कहते हो कि कलीजियम की हम इज्जत करें। बहुत इज्जत दी देश ने आपको, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देता है देश आपको। आप किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आप किसी उद्योग घराने को खत्म कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने दे सकते हैं। क्या ताकत है सर्वोच्च न्यायालय में? उस ताकत का उपयोग जन कल्याण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए करना होगा, कि चंद सत्ताधारियों के सत्ता में बने रहने के लिए करना होगा? या आपको तय करना है। पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची। पद की गरिमा को तो उसी दिन ठेस पहुंची गई थी जिस दिन बोला गया था कि 27 लाख मतदाता बाद में मतदान करें, अगले साल कर, अगली बार कर ले। उसी दिन वो पद की गरिमा खत्म हो गई थी। जी, आज एक थोड़ी बहुत इज्जत हमारी भी है जब हम जाते थे कि वो राजनीतिक विश्लेषक है, अशोक जी आए। कल मैं बनियान और चड्डी में पहन के घूमूं क्योंकि मैं बड़ा लोग मुझे बड़े मानते हैं, तो लोग गाली नहीं देंगे, घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकालेंगे। और मैं कहूंगा कि तुमने वानखड़े जैसे विश्लेषक को, अरे काय का वानखड़े, नंगा घूम रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आनंद जी, सुबह उठ के जब जाता है ना आदमी 5 बजे की फ्लाइट पकड़ने, बहुत जान पे आता है रात को 3 बजे उठ के नहाना, तैयार होके जाना। जाना इसलिए पड़ता है कि सुबह 5 बजे की फ्लाइट में भी लोग आपको पहचानने वाले मिल जाते हैं, आके बड़ी तमीज से बात करते हैं, सर एक फोटो ले आपके साथ। आपको उस गरिमा को मेंटेन करना होता है, तकलीफ होती है। कल से दलाली करने बैठूंगा तो लोग जूते मारेंगे, यही मुझे रह गया विश्लेषक अपने जगह पे, और आनंद जी भी भगा देंगे यहां से।
तो आपको अपनी गरिमा को खुद टिकाना होता है। तो उन लड़कों ने कोई गलत नहीं किया। उस लड़कों ने, हाँ, रहा आपका मिश्रा, उनको अपने बेटे को जज बनवाना है हाई कोर्ट में। सारी एक्सरसाइज वो है। तो जितना जुडिशरी का पूरा शरीर नहीं होगा, उससे बड़ी जीभ लेके ये चाटना शुरू कर देते हैं। इनका कच्चा चिट्ठा आ गया, मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया कि इतनी बड़ी संस्था में ऐसे लोग कैसे बैठे हैं। इसने खुद कहा था पहले कि जजों को कोई पद पे जाना नहीं चाहिए और पॉलिटिक्स पे तो जाना ही नहीं चाहिए। और गोगोई जैसे ही राज्यसभा में गए, इनने सबसे बड़ा स्वागत किया उनके साथ। और क्या बोला कि ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का ब्रिज है। और ये चाटुकारिता का, ये खुद ही इसने बताइए, अपनी औकात पता नहीं इसको क्या है। खुद ही कह दिया कि भैया ये लॉ स्टूडेंट की किसी का कहीं एनरोलमेंट नहीं होगा। तेरे बाप का राज है क्या रे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हारे घर की खेती है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम से जागीर में लिख दिया था? जी। समय आ गया कि ऐसे लोगों को हकाला जाए वहां से। जी। इतना ज्यादा जुडिशरी को चाट गए ये लंबी लंबी कि उन्होंने भी कहा कि बीच में आने की जरूरत नहीं भाई, इतना चाटो मत यार, गीला हो रहा है शरीर अब हमारा। जी जी जी। ऐसे लोगों को नहीं, वकीलों का अपमान है। देश में जितने वकील हैं उन सब वकीलों का अपमान है। मिश्रा जैसा आदमी, नालायक आदमी वहां बैठा रहना। जी जी। चलिए अशोक भाई, आज इतना ही, क्योंकि ये भी समझ में आना चाहिए कि वो बार काउंसिल का चेयरमैन है, जो वकीलों की सर्वोच्च संस्था है। तो इसमें तो वकीलों की तरफ से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आवाज आएगी जरूर, कि किस तरह का व्यक्ति उन बार काउंसिल का चेयरमैन। डरपोक कितना है, जेनजे ने इतना ही कह दिया कि क्या तुम्हारा भी इस्तीफा लेके क्या शाम तक यूटर्न नहीं, मैं बोला ही नहीं ऐसा। नहीं, कोई नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करो, चेक करो। मैं तो वापस ले लिया तुरंत। ठीक है अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं दर्शकों को कहता हूं कि जन जी और जन अल्फा को गलत मत समझिए। वो हम सबसे तेज और हम सबसे अच्छे निकले हैं। हमको लग रहा था कि ये देश की लोकतंत्र और संविधान का क्या होगा, लेकिन आज 80वें इंडिपेंडेंस डे को इस विश्वास के साथ बता देता हूं कि इस देश का जेनजी और जेन अल्फा इतना जग गया है कि किसी का बाप भी अब संविधान में कुछ हिला नहीं सकता, संविधान को, ना लोकतंत्र को खत्म कर सकता। जो खत्म करने आए थे घुटने पे टिक गए, और बदतमीजी करेंगे तो और झेंझी रगड़ देगा। इसी आशा के साथ एक बार फिर से बधाई आपको सभी को इस नए अपने आजादी के उपलक्ष्य में। जी अशोक भाई, सबसे अच्छी बात जिससे और उत्साह बढ़ता है कि इन्होंने गांधी को पूरी तरह से जज्ब किया है। कहीं एक ईंटा नहीं उठा, एक पत्थर नहीं उठा, लेकिन जिसको सामने जो अत्याचारी है, जो गलत है, उसको तुरंत वो करके वो सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तानाशाही उभरेगी, महात्मा गांधी ही उसको खत्म करेंगे। गांधी जी माने गांधी जी के विचार, और आने वाले 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक यही फॉर्मूला काम आएगा इन तानाशाहों को खत्म करने के लिए। थैंक यू अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।